17वीं शताब्दी का यूरोप, जब विज्ञान अभी भी अपनी शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहा था, गैलीलियो ने टेलीस्कोप से आसमान की दुनिया दिखा दी थी। न्यूटन ने प्रकृति के नियम समझाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक ऐसी खिड़की अभी तक बंद थी, सूक्ष्म दुनिया की खिड़की। वह दुनिया जो हमारी आंखों से अदृश्य थी। कोई नहीं जानता था कि एक बूंद पानी में अनगिनत जीव छिपे हो सकते हैं। उसी दौर में नीदरलैंड के एक छोटे से शहर डेल्फ्ट में एक साधारण व्यापारी जन्म लेता है, एंटोनी वान लेeuwenhoek। न कोई उच्च शिक्षा, न वैज्ञानिक डिग्री, फिर भी उसने पूरी दुनिया को वो दिखाया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एंटोनी का जन्म 1632 में डेल्फ्ट शहर में हुआ। पिता का देहांत जल्दी हो गया, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्होंने केवल बेसिक एजुकेशन पाई। उस समय विज्ञान की भाषा लैटिन और ग्रीक थी, लेकिन एंटोनिया केवल डच जानते थे, यानी वे उस समय की वैज्ञानिक दुनिया से अलग थलग थे। लेकिन एक गुण था जिसने सब कुछ बदल दिया, उनकी क्यूरियोसिटी। कपड़े की दुकान में काम करते हुए उन्हें थ्रेड्स और फैब्रिक की जांच करनी पड़ती थी। इसके लिए वे लेंस का उपयोग करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सोचा, अगर लेंस बड़ा और साफ बनाया जाए तो क्या चीजें और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगी। एंटोनिया ने कांच को पिघलाकर और पॉलिश करके अत्यंत सूक्ष्म कन्वेक्स लेंस बनाना शुरू किया। ये छोटे स्फेरिकल लेंस इतने पावरफुल थे कि 200-300 गुना तक मैग्नीफाई कर सकते थे। उस समय रॉबर्ट हुक का कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी मौजूद था, लेकिन उसमें मल्टीपल लेंसेज होने के कारण डिस्टॉर्शंस और कम क्लैरिटी थी। एंटोनी का सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप छोटा होने के बावजूद कहीं अधिक क्लियर और पावरफुल था। यही था उनका असली साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। 1664 में एंटोनिया ने तालाब के पानी की एक बूंद अपने लेंस के नीचे रखी, और जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उस बूंद में छोटे छोटे जीव हिलते डुलते तैरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने लिखा, मैंने अनगिनत छोटे छोटे जीव देखे जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। आज हम जानते हैं कि ये प्रोटोजोए और बैक्टीरिया थे, लेकिन उस समय लोगों का मानना था कि जीवन सिर्फ बड़े जीवों में है। एंटोनिया ने यह साबित कर दिया कि जीवन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी मौजूद है। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब यह सड़ता या जमा होता है तो उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पनपते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करते हैं और इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। यानी जिस पानी को लोग साफ मानते थे, एंटोनी ने दिखाया कि उसमें अदृश्य जीवन से भरी एक पूरी पैरेलल दुनिया है। एंटोनी ने अपने ही दांतों से निकाली हुई प्लैक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। उन्होंने उसमें सैकड़ों हजारों छोटे छोटे जीव देखे। उन्होंने लिखा, मेरे दांतों की गंदगी में जितने जीव हैं उतने शायद पूरे नीदरलैंड के इंसानों में भी नहीं। यहां पर उन्होंने जो देखा वह था ओरल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं और एसिड्स बनाते हैं जिससे कैविटीज होती हैं। यानी एंटोनिया ने सबसे पहले ओरल माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखती थी। उस समय लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके शरीर के अंदर इतने सूक्ष्म जीव रहते हैं। एंटोनी ने सबसे पहले रक्त का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं को देखा और नोट किया कि ये छोटी छोटी गोलियों जैसी होती हैं। बाद में यह साबित हुआ कि आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। एंटोनिया की खोज ने फिजियोलॉजी की नींव रखी। उन्होंने दिखा दिया कि खून कोई यूनिफॉर्म लिक्विड नहीं है, बल्कि इसमें भी माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं हैं। 1666 में एंटोनी ने मानव और जानवरों के स्पर्म सेल्स को देखा। उन्होंने इन्हें एनिमलक्यूल्स कहा और बताया कि ये जीवित रूप से तैरते हैं। उस समय रिप्रोडक्शन को लेकर तरह तरह की धारणाएं थीं। कोई मानता था कि भ्रूण महिला के अंडाणु में पहले से मौजूद होता है, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। कोई मानता था कि पुरुष का ही कंट्रीब्यूशन पर्याप्त है। एंटोनिया की खोज ने यह स्पष्ट कर दिया कि संतानोत्पत्ति में स्पर्म एक एक्टिव भूमिका निभाता है। यह आधुनिक जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन बायोलॉजी की ओर पहला कदम था। उन्होंने मांसपेशियों के फाइबर्स देखे और पाया कि ये लंबे लंबे धागों की तरह पैरेलल व्यवस्थित होते हैं। आज हम जानते हैं कि ये फाइबर्स एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। यानी एंटोनी की ऑब्जर्वेशन ने मॉडर्न फिजियोलॉजी का रास्ता खोल दिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने शुरू में एंटोनिया की खोजों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एंटोनी ने मेटिकुलस ड्राइंग्स बनाए और हर ऑब्जर्वेशन का बार बार परीक्षण करके डिटेल्स भेजी। वैज्ञानिकों ने खुद उनके लेंसेज से देखकर सत्यापन किया और फिर मानना पड़ा कि एंटोनिया सच कह रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए और भी बढ़ी क्योंकि वे ऑब्जर्वेशंस को एग्जैजरेट नहीं करते थे। वे लिखते थे, मैं केवल वही बताता हूं जो मैंने देखा है। एंटोनी की खोजों ने यह साबित कर दिया कि जीवन केवल आंखों से दिखने वाले स्तर तक सीमित नहीं है। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी। पास्टर ने बाद में जर्म थ्योरी दी कि डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। कॉच ने पैथोजेंस को आइसोलेट किया।
आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और मेडिसिन ऑल एंटोनी के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित हैं। अगर एंटोनी ने माइक्रोब्स न देखे होते तो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और स्टेरिलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजीज कभी विकसित नहीं हो पाती। एंटोनी फन लेeuwenhoek की खोजों ने पूरे विज्ञान की दिशा बदल दी। उनकी सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि जीवन केवल वही नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, बल्कि एक पूरी अदृश्य दुनिया हमारे चारों ओर मौजूद है, और वही दुनिया प्राकृतिक संतुलन और मानव जीवन दोनों को प्रभावित करती है। अगर हम विज्ञान की क्रोनोलॉजी देखें तो पाएंगे लुई पास्टर 1852 उन्होंने यह साबित किया कि बीमारियों का कारण अदृश्य सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी। लेकिन सोचिए, अगर एंटोनी ने 200 साल पहले माइक्रोब्स को पहली बार देखा ही ना होता तो पास्टर को यह विचार कैसे आता। रॉबर्ट कॉच 1819 उन्होंने यह सिद्ध किया कि हर बीमारी का एक विशिष्ट पैथोजन होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। कोच का हर प्रयोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित था और वह ऑब्जर्वेशनल ग्राउंडवर्क एंटोनी ही ने रखी थी। जोसेफ लिस्टर 1827-1912 उन्होंने एंटीसेप्टिक्स और स्टेरिलाइजेशन की तकनीकें विकसित की। अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का अस्तित्व ज्ञात न होता तो कोई भी स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मान ही नहीं पाता। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, सेल बायोलॉजी, वायरोलॉजी, जेनेटिक्स, हर क्षेत्र एंटोनी की पहली खोज पर टिका है। आज जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं, कैंसर रिसर्च करते हैं या डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, उनकी जड़ें उसी एनिमलक्यूल्स की पहली झलक से निकलती हैं जिसे एंटोनियो ने देखा था। यानी अगर एंटोनियो ने पहली बार माइक्रोब्स न देखे होते तो शायद इंसान आज भी बीमारियों को दैवीय श्राप या अशुभ आत्माओं से जोड़कर देखता। वे सिर्फ माइक्रोस्कोप से माइक्रोब्स नहीं दिखा रहे थे, वे मानव सोच की सीमाओं को तोड़ रहे थे। एंटोनी की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान का असली स्रोत डिग्री या किताबें नहीं, बल्कि जिज्ञासा है। वे कभी किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे, उन्होंने कभी लैटिन या ग्रीक नहीं सीखी, जबकि उस समय साइंटिफिक वर्ल्ड इन्हीं भाषाओं पर निर्भर थी। वे व्यापारी थे, वैज्ञानिक नहीं, लेकिन उनकी असली शक्ति उनका धैर्य और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन था। उनकी यह सोच अद्भुत थी। मैं वही लिखता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह उस दौर में लोग हाइपोथेसिस और फिलॉसफीज गढ़ते थे, लेकिन एंटोनियो ने सिर्फ प्रयोगात्मक सत्य, एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ को महत्व दिया। यही मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, क्यूरियोसिटी ही असली टीचर है। अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो ब्रह्मांड खुद आपको जवाब देगा। ऑब्जर्वेशन और पेशेंस से बड़ी कोई ताकत नहीं। एंटोनी ने हजारों बार प्रयोग किए, हजारों लेंस बनाए और हर बार अपनी खोज को वेरीफाई किया। कभी भी अपनी साधारणता को कमजोरी मत मानो। वे साधारण व्यापारी थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानती है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम रोज पानी पीते हैं, तालाब देखते हैं, बारिश में भीगते हैं, लेकिन उस एक बूंद पानी में कैसी असीम दुनिया छिपी है, यह हमें एंटोनी फन लेeuwenhoek ने दिखाया। उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, अपने लेंस से झांका और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि जीवन केवल बड़ा नहीं होता, जीवन सूक्ष्म भी होता है। अगर एंटोनी ना होते तो शायद पास्टर कभी जर्म थ्योरी न दे पाते, कोच पैथोजेंस को आइसोलेट न कर पाते, और आज हम एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स या स्टेरिलाइजेशन जैसी चीजों का नाम भी न जानते। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि जिज्ञासा की गहराई में बसता है, और यही जिज्ञासा इंसान को असंभव को संभव करने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी छोटी चीज को देखें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी चीजें ही सबसे बड़ा रहस्य छुपाए होती है। अगर यह साइंटिफिक जर्नी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही महान वैज्ञानिकों की कहानियां लाते रहेंगे।